ओरछा का इतिहास एपिसोड 11 में उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का अद्भुत लोक कथा स्टार चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान ओरछा का इतिहास के एपिसोड 10 से जोड़ता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि कुंवर हरदौल अपनी बहन कुंजावती की लड़की के विवाह में भात लेकर दतिया गए और वहाँ मंडप के नीचे सभी घरातियों बारातियों को भोजन कराया और सभी के साथ अपने भानेजी दामाद को दर्शन दिए और उनके पांव पखारे। तो देखिए श्रोताओं, ये ओरछा के इतिहास में बहुत सी ऐसी कहानी है कि जो अद्भुत है। तो आइए आज हम ओरछा के इतिहास को पौराणिक ग्रंथों में क्या महत्व है, इस कहानी को समझेंगे। तो देखिए श्रोताओं, ओरछा का शाब्दिक अर्थ वरन यह बुंदेला शासकों की राजधानी भी रहा। ओरछा का संपूर्ण विकास कब हुआ यह कहना कठिन है, पर ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों पर दृष्टि डालने पर इसकी नई कहानी प्राप्त होती है। ओरछा नगरी को पुराणों में भूवैकुंठ माना गया है। महाभारत के अनुसार प्राचीन समय में ओरछा का नाम गंगापुरी था। पद्म पुराण के अनुसार गंगा जी की 7 धाराएं जब भूतल पर आई थी तो उसमें से एक धारा को ही वेतवती गंगा माना जाता है, पर वेतवती गंगा के किनारे स्थित होने के कारण पुराणों में गंगापुरी नाम से संबोधित किया गया है। महाभारत के अनुसार अनादि काल में एक बार वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया था। तब सृष्टि में वेदों का ज्ञान प्रकट करने के लिए इसी वेतवती की पवित्र भूमि पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवताओं ने यही की भूमि पर मेघावी यज्ञ का आयोजन किया था। तब देवता इस पावक नगरी को, पवित्र पावक नगरी को, इस पवित्र भूमि पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवताओं ने यही की भूमि पर मेधावी यज्ञ का आयोजन किया था। तब बेतवा नगरी के इस पवित्र तट पर वेदों का पुनः प्राकट हुआ था। सामंत काल में बुंदेला राजाओं की राजधानी होने से इसका विकास भव्य एवं समृद्धशाली नगरी के रूप में हुआ। बुंदेला राजा बड़े ही धार्मिक हुआ करते थे। शायद इसका सबसे बड़ा कारण इनकी वंशावली काशी बनारस की मानी जाती है। ये बड़े ही आन बान शान से जिया करते थे। ये धर्म, कुल, समाज और प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं हिचकिचाते थे। काशी बनारस में वास करने वाले गहरवार क्षत्रिय राजपूत ही बुंदेला कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये बुंदेला कैसे कहलाए, इसके कई कारण इतिहासकारों और विद्वानों ने बताए हैं। इतिहासकार बताते हैं बुंदेला शासक देवी के उपासक रहे। इनके वंशज माँ विंध्यवासिनी जगदम्बा की उपासना किया करते थे।
देवी की प्रसन्नता के लिए पूजा करते समय रक्तदान भी करते थे। वीर छत्रसाल पुस्तक में श्री कृष्ण रमाकांत लिखते हैं कि राजा वीरभद्र गहरवार 1229 से 1248 में हुए। उनके पुत्र पंचमदेव हुए, जिन्हें हेमकरण भी कहा जाता है। पंचमदेव प्रथम ने माँ विंध्यवासिनी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की। जब माँ का दर्शन नहीं हुआ तो आपने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर चढ़ाना चाहा, तो जगदम्बा प्रकट हो गई और बोली, अरे पंचम, तूने अपने रक्त की बूंदें मुझे चढ़ाई हैं, आज से तेरा वंश बुंदेला कहलाएगा। ओरछा गजेटियर में विंध्याचल में शासन होने के कारण विंध्येला शब्द का अपभ्रंश बुंदेला लिखते हैं। इन्हीं के वंश में अनेक बुंदेला शासक हुए। कहने का अभिप्राय यह है कि बूंद से उत्पन्न होने के कारण सारे शासक राजा बुंदेला कहलाए। तो देखिए श्रोताओं, माता भवानी को वीर जो शासक हुआ करते थे वह प्रसन्नता पूर्वक माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए रक्तदान किया करते थे, जिससे आगे चल करके इनके वंश को बुंदेला होने की ये बात कही गई है। इसी वजह से यह क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। चूँकि बुंदेलखंड की सीमा का विस्तार काफ़ी बड़ा है। इस समय वर्तमान में 27 जिलों की सीमा में यह संपूर्ण क्षेत्र फैला है। आज़ादी के बाद 20 जिले तो मध्य प्रदेश की सीमा तथा बाकी 7 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं। संपूर्ण बुंदेलखंड की सीमा उत्तर से यमुना, दक्षिण से नर्मदा, पूर्व में तमसा और पश्चिम के चंबल के मध्य में अपना प्राकृतिक सीमा स्वरूप निर्धारण करने वाला भूभाग भारतवर्ष के मध्य में स्थित उत्तरी अक्षांश 23 से 42 तथा 26 से 50 और पूर्वी देशांतर 77 से 52 तथा 82 के मध्य स्थित है। इस भूभाग को कालचक्र में पढ़कर कोतवार, कुंती, जनपद, चेती, वत्स, दर्शान, जेजाक, भुक्ति, जुझौती, विंध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड की सीमा का निर्धारण लोकोक्तियों में भी कई कवियों ने कहा है। कवि ने इस प्रकार किया कि भैंस बंधी ओरछा और पड़ा होशंगाबाद, लगवैया है सागरे और चपिया रेवा पार। तो देखिए, ये बुंदेलखंड की बुंदेली के कुछ शब्दों के माध्यम से कवियों ने इस प्रकार से व्याख्यान किया। कई इतिहासकारों ने बुंदेलखंड की सीमा का निर्धारण यहाँ पर बोलचाल की भाषा में बोली जाने वाली बुंदेली भाषा से इस क्षेत्र का निर्धारण किया। बुंदेलों का प्राचीन इतिहास 996 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इतिहासकार बताते हैं, काशी के पहरेदार राजा वीरभद्र बनारस में जब राज्य करता था, जिसकी 2 रानियां थीं। पहली रानी से 4 पुत्र, छोटी रानी से 1 पुत्र हेमकरण, जिसे पंचम सिंह कहा जाता है। राजा वीरभद्र ने मरने से पहले अपना आधा राज्य 4 पुत्रों तथा आधा राज्य हेमकरण को दे दिया, परंतु पहली रानी के 4 पुत्रों ने हेमकरण से उसका आधा राज्य उससे छीन लिया। यह अपमान उससे सहन नहीं हुआ और अपना राज्य छोड़ दिया। राज्य छोड़ते समय उसने यह प्रण किया कि बनारस का राज्य वापसी में
जीतेगा। इस प्रकार से वीरभद्र के 4 लड़के राजहंस, हंसराज, मोहनमान ने पंचम सिंह को अपमान कर देश से निकाला दे दिया था। शूरवीर क्षत्रिय पंचम सिंह को अपमान कर देश से जब निकाला गया तो विंध्यवासिनी मंदिर में पहुंचा और देवी को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर चढ़ाना चाहा तो देवी ने उसका हाथ थाम लिया और आकाशवाणी हुई कि तू अपने भाइयों को अवश्य जीतेगा और तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तेरे वंश के जो वंशज हैं वो बुंदेला कहलाएंगे और तेरा नाम इतिहास में अमर होगा। मैं गिद्ध पर सवारी करके साथ चलूँगी, जहाँ मैं बैठ जाऊँगी वहीं तेरा राज्य शुरू हो जाएगा। हेमकरण यानी पंचम सिंह वापस बनारस आया और अपने भाइयों को हरा करके बनारस का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। गिद्धवाहिनी देवी की आज्ञा से उनके संरक्षण में चल दिया। देवी के वरदान के अनुसार बुंदेला जाति का पहला राजा हेमकरण बुंदेला राजा पंचम सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा पंचम सिंह ने 1057 ईस्वी में मालवा के राजा भोज से मित्रता कर ली। चंदेलों का राजपतन होना तथा बुंदेलों का उदय इतिहास में एक संयोग मात्र है। चंदेलों के राजपतन होने के कारण यह राज्य 4 टुकड़ों में बट गया तो बुंदेलों का राज और शक्तिशाली हो गया। तत्कालीन शासन के 5 भाग निम्न प्रकार से हैं। केन नदी व विंध्याचल पहाड़ के पूर्व वाला हिस्सा बनाफरों के शासन में आया और बनाफरी कहलाए। दूसरा, केन नदी के उत्तर हिस्सा में धसान नदी तक खटोला नाम से प्रसिद्ध हुआ। केन नदी से दक्षिण वाला हिस्सा नर्मदा तक गोंडवाना नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी सीमा जबलपुर तक मानी जाती है। उर्मिल के उत्तर तरफ का हिस्सा लोधांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 5वां हिस्सा जो गढ़कुड़ार से खंगार क्षत्रियों से जीता हुआ हिस्सा बुंदेलों के नाम से बुंदेलखंड कहलाने लगा। जैसे जैसे बुंदेले बढ़ते गए वैसे वैसे जीते हुए हिस्से का नाम बुंदेलखंड पड़ता गया। बुंदेलों की प्रथम राजधानी इस क्षेत्र में पहले महोनी, गढ़कुड़ार तथा जगमन्नपुर, आखिरी समय में ओरछा राजनगर में विस्थापित हुई। इन्हीं बुंदेले शासकों के कारण ओरछा नगर को राजनगर को बुंदेली की वैभवशाली नगरी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए श्रोताओ, इस प्रकार से ओरछा का जो महत्व है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इससे आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।